चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू किया जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों को थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन हम लोग अच्छे से करेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो कहाँ से वर्ड आया होगा, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल। तो होगा क्या कि कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट हो गया। उससे क्या होगा, उसके ज़रिए से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। लिखिए। हो गया। कहीं आपने देखा ऐसा कि करंट फ्लो कराओ तो केमिकल रिएक्शन होने लगे? इलेक्ट्रोलिसिस, गोल्ड प्लेटिंग, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करना, सुना है ना? उन सब में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ऐसी सेल्स को जहाँ पर ये हम करंट के ज़रिए से रिएक्शन कराते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके। और कभी ऐसा होगा कि इस केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा कहीं पर,
और उसके द्वारा हम करंट पैदा कर लें, वाइस वर्सा दोनों चलेंगे। तो दोनों हम पढ़ेंगे। ये कहाँ हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन से करंट मेरी जेल में हो रहा है। मोबाइल में बैटरी नहीं है, बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही तो होता है, उसके ज़रिए से करंट पैदा होता है। ठीक है ना? जितनी भी बैटरीज हैं उन सब के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, और उससे करंट पैदा हो जाता है। ठीक है ना? ऐसी सेल्स को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है? और इनका एक दूसरा नाम भी होता है वोल्टाइक सेल। ठीक है? मेरी फ्रेंच इंग्लिश है तो स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्रेंच कर दी। TAI होगा। वोल्टाइक सेल। ठीक है? तो जो हमारी सेल्स वगैरह बैटरी वगैरह होती है वो सब क्या होती है? गैल्वेनिक सेल कह लीजिए, उनको वोल्टाइक सेल कह लीजिए। ओके। तो अब ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाइए, बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरी तरफ लिखिए गैल्वेनिक सेल। इनके दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए, तो एक तरफ गैल्वेनिक सेल, एक तरफ वोल्टाइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में पहला पॉइंट लिखिए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या लिखेंगे? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है? गैल्वेनिक सेल में लिखिए इलेक्ट्रिक करंट is produced due to spontaneous reaction। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होता है? जो अपने आप होता है। ठीक है ना? जिसको हमें कराने के लिए बाहर से कोई एफर्ट नहीं करना होता, अपने आप होता है। ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है? चलिए, और करंट से जो हम लोग केमिकल एनर्जी बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो लिख लीजिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा? ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज
carried out. Non-spontaneous reaction is carried out by supplying electric current. भाई वाटर है, वाटर से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग करनी है, तो बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तो दोनों मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, मतलब मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और दोनों गैसेस अलग होंगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई प्लेटिंग करनी है, गोल्ड की प्लेटिंग करनी है या जिंक की प्लेटिंग करनी है या किसी और की करनी है, तो उसमें भी क्या करते हैं, बाहर से हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तब वो जो मेटल होता है वो जा करके दूसरे मेटल पे उसकी प्लेटिंग होती है। वो कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो उसमें हम इसमें हमको क्या करना होता है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होती है, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, अपने आप नहीं होता। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, ओके। लिख लिए यहीं पे, गैल्वेनिक सेल में एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। ये गैल्वेनिक है। गैल्वेनिक का दूसरा नाम क्या बताया था, वोल्टाइक सेल। ठीक है, और दूसरी वाली सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जिसके अंदर हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। इसके अंदर भी एनोड होगा और कैथोड होगा, क्योंकि सेल जब ही बनती है जब एनोड भी हो और कैथोड भी हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो एनोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी गैल्वेनिक सेल का एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, ठीक है, इस वाले एनोड पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा इधर हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। लेकिन काम दोनों का सेम होता है, काम में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां पे रिडक्शन होगा तो यहां पर भी रिडक्शन होगा। अब वो कैसे होगा आगे हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इतनी बात से हमको कुछ आइडिया लगा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, और यही हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं दो सेल्स के बारे में पढ़ना है। और ये पढ़ लेंगे तो चैप्टर 70-80% खत्म हो जाएगा। उसके बाद दो चार चीज़ें बचेंगी, पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल।
तो बहुत समय पहले की बात है, पुराने जमाने की बात। एक साइंटिस्ट थे, डैनियल साहब, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने क्या देखा, बनाइए डायग्राम जल्दी से, तभी तो देखेंगे, ऐसे कैसे देख लेंगे बिना डायग्राम बनाए। ठीक है, तो लैब में काम कर रहे थे, उनको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना था। किसी को याद है कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है? पर्पल। हाँ, यस, गांव में बोलते हैं, तो अब पता नहीं बोलते नहीं बोलते, जैसे घर वाले गुस्सा हो जाए, खास तौर से लेडीज डिपार्टमेंट में, तो क्या है, नीला तोता खा लेता है, जहरीला होता है। तो ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर आयन की वजह से ब्लू होता है। Cu2+ आयन्स जो होते हैं, इसको लिखिए, कॉपर सल्फेट किसकी वजह, क्या होता है, इसका कलर ब्लू होता है, इसीलिए मैंने ब्लू कलर से बनाया है। और किसकी वजह से होता है? कॉपर आयन की वजह से, Cu2+ आयन्स की वजह से ब्लू होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे कि ये ब्लू क्यों दिखता है, ग्रीन क्यों दिखता है, इसके पीछे भी तो केमिस्ट्री है। ये कलर ग्रीन क्यों दिख रहा है, ब्लू क्यों दिख रहा है, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। तो खैर, जिंक रॉड ग्रे कलर की होती है, तो वो मैंने ग्रे ले लिया है। तो उनको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना था, कुछ काम रहा होगा, उन्होंने क्या किया, बर्तन में पानी लिया, कॉपर सल्फेट डाला, और उसके बाद जिंक रॉड से स्टैरिंग शुरू कर दी, उसको हिलाना शुरू कर दिया। तभी उनका एक पुराना दोस्त बचपन का आ गया उनकी लैब में, रिसर्च लैब में, ढूंढता हुआ वो मिला। एकदम से दोनों लोग खो गए पुरानी बातों में, यादों में। उसके बाद ये हुआ कि चलो भाई, चाय वाय पीते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। चले गए कैंटीन, फिर वहाँ टाइम हो गया, तो फिर वहीं से घर चले गए। मिला जुला करके एक लंबे टाइम के लिए वो लैब से गायब हो गए। अब जब वो लैब में वापस आए, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, ठीक है, वहीं से। और ये सच्ची कहानी है, मैं कुछ वो नहीं सुना रहा हूँ आपको। हाँ, वहीं से उन्होंने गैल्वेनिक सेल की डिस्कवरी, ऐसी डिस्कवरी होती थी पहले, क्योंकि कुछ था ही नहीं, जो ढूंढा हुआ था सब कुछ तो डिस्कवरी करना था, तो कुछ ना कुछ मिल जाता था, आदमी अगर लगा हो, मेहनत कर रहा हो।
तो वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा, 2 3 4 चीज़ें देखी उन्होंने। पहला चीज़ देखी, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा उन्होंने कि जो ब्लू कलर है वो काफी हल्का पड़ गया है। ब्लू कलर फेड्स अवे। ठीक है, ये क्या हुआ कि ब्लू कलर हल्का हो गया। दूसरा उन्होंने देखा कि जो जिंक रॉड है वो गल गई। Zinc rod dissolves, some mass of zinc rod dissolves in the solution. कैसे देखा उन्होंने, कैसे पता चला? अब उन्होंने ऐसी चौकोर सी रॉड ली थी और जब वो क्या कहते हैं आए तो उन्होंने देखा कि वो तो ऐसी रह गई, ऐसी हो गई। डिजॉल्व हो गई कुछ पानी। ठीक है ना। चलिए, 2 ऑब्जर्वेशन हो गई। तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ए रेडिश ब्राउन पीपीटी इज प्रेजेंट। नीचे एक रेडिश ब्राउन पीपीटी आ गया। तीन ऑब्जर्वेशन हो गए। चौथा उन्होंने देखा कि जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर बढ़ गया। कंटेनर जो है उनको गर्म मिला। ये 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट कर ली, जैसे आप लोगों ने लिख लिया। अब उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या है, ये चारों चीजें चेंजिंग कैसे आई। तो पहले पे डिस्कस करते हैं। ब्लू कलर फेड्स अवे, हल्का हो गया। तो कैसे हल्का हुआ होगा? मुझे लगाइए दिमाग, सोचिए। किससे? आप क्या कहेंगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ब्लू कलर था हमने शुरू में जाना कि वो किसकी वजह से है? कॉपर आयंस की वजह से। इसका मतलब ब्लू कलर हल्का हो गया, इसका मतलब कॉपर आयंस का नंबर कम हो गया। ठीक है, तो पहले का आंसर हमको कुछ मिला कि इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कॉपर आयंस का नंबर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया। दूसरा, जिंक की रॉड जो है वो गल गई है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई ये कर रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि साला आग है पिघल गई, सॉल्यूशन में पड़ी हुई है। तो सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके बीच में और सॉल्यूशन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो जिंक जो है वो जिंक रॉड में किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है?
एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है ना। कोई भी अगर कोई भी मेटल लेंगे उसकी रॉड एलिमेंटल फॉर्म में होगी, वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब वहां से वो जब सॉल्यूशन में जाएगा तो मेटल है, तो मेटल कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करता नहीं है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इसका मतलब उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ऑक्सीडेशन हो गया। जी सर बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो रॉड है उसके जिंक मेटल के एटम्स वो क्या हो गए हैं, ऑक्सीडाइज होकर के आए। वाटर के अंदर कोई भी मेटल या नॉन मेटल सोल्यूबल कब होता है, जब वो आयनाइज होता है, आयंस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो मेटल जो है वैसे एक्चुअल जो सोल्यूबिलिटी आती है वो हाइड्रेशन हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आयंस को चारों तरफ से एनवेलप की तरह से घेर लेते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रेशन, या दूसरा नाम होता है सॉल्वेशन। और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी निकलती है ठीक ठाक, ओके। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा तो डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे ही ओरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओरल बता देता हूँ। जैसे NaCl है हमारे पास, NaCl जो है वो एक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। क्यों जी, मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर पानी में डालने पे वो टूट कैसे जाते हैं, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, आयंस अलग हो जाते हैं, तब वो डिजॉल्व होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी क्या करती है, वो ब्रेक कर देती है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन से। तो खैर ये टॉपिक हमारा बाद में कवर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या हो गया, वाटर में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। चलिए तो अब लिखना शुरू करते हैं। जब मैंने ये सॉल्यूशन बनाया तो ये सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिया, ये तो सॉलिड था। जब इसको मैंने पानी में डाला तो क्या हो गया, Cu2+ एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ, प्लस SO4 2- एक्वस। इस तरीके से इसके आयन यहाँ पर आ गए। एक आध बना भी देता हूँ, Cu2+ और SO4 2-, ठीक है ना। जिंक यहाँ पर ऐसे है, जिंक नो चार्ज, जीरो चार्ज, जब तक ये मेटल में है, रॉड में। लेकिन क्या हुआ, ये गायब होने की वजह से, इसका मतलब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, और सॉल्यूशन में डिसॉल्व जब ही हो सकता है जब ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करे। और रिएक्शन करने का मतलब ये है कि ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू आयंस। और 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है ना।
तो दो आंसर हमको मिले। हाँ, पहले वाला आंसर को भी लिखते हैं। कहाँ गया? तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लू कलर फेड हुआ, इसका मतलब ब्लू कलर इसकी वजह से था, और ये फेड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर 2+ ने अपने आप को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए जिंक से, और इसने अपने आप को रिड्यूस करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉपर आयन खत्म हो गए, कॉपर आयन खत्म हो गए तो ब्लू कलर भी खत्म होने लगा। ठीक है ना। और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी कहाँ से आया, ये इसी कॉपर की वजह से आया। कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इसी की वजह से ये क्या आया, रेडिश ब्राउन कलर आ गया। ये नीचे सेटल हो गया, क्योंकि कॉपर जो है वो पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका हो गया रिडक्शन, और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। सारे आंसर मिल गए या कोई रह गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो Zn सॉलिड क्या हुआ, Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ एक्वस क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये वाला है ऑक्सीडेशन, और ये वाला है रिडक्शन। इनको ऐड करिए तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिएक्शन कंप्लीट क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गिव्स राइज टू Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये था टोटल माजरा जो कि डैनियल साहब ने देखा और उसको नोट किया। तो अब डैनियल साहब को ये समझ में आया कि यार ये काम तो हो गया, एनर्जी भी रिलीज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हमारे किसी काम नहीं आई, हमारे किसी काम नहीं आई। तो अब उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जाए कि ये एनर्जी हमारे काम में आ जाए। ठीक है, तो काम में लाने के लिए दिमाग लगाते लगाते उन्होंने सेल बना दिया, और उस सेल का नाम दिया गया डैनियल सेल। ठीक है, तो चलिए
अब डैनियल सेल बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा, कलर क्यों आया, ब्लू कलर क्यों फेड हुआ, सब कुछ। तो चलिए अब डैनियल सेल बनाते हैं। ठीक है, बन गया, ऐसे ही बना डालिए फटाफट। अब उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग कंटेनर लिए, ओके। उन कंटेनर्स के लिए क्या किया, देखिए उन्होंने दिमाग लगाया क्या, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जिंक से कॉपर में जा रहा है, तो उन्होंने इसी फ्लो को क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। एक